वुर्ज रिएक्शंस में सोडियम मेटल ही क्यों यूज करते हैं? मुझे आज भी याद है जब ये क्वेश्चन मैंने अपने क्लास टीचर से पूछा था तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया था कि देखो काशिफ, ये चाय है और ये कॉफी है। चाय में चाय पत्ती डालते हैं और कॉफी में कॉफी डालते हैं। चाय को तब तक चाय नहीं बोलेंगे जब तक कि चाय की पत्तियां यूज नहीं करी जाएंगी, और कॉफी को तब तक कॉफी नहीं बोलेंगे जब तक उसमें कॉफी यूज नहीं करा जाएगा। तो चूंकि चाय की रेसिपी ही चाय पत्ती है, इसीलिए हम इसको चाय बोलते हैं, और कॉफी की रेसिपी ही कॉफी है, इसलिए हम इसको कॉफी बोलते हैं। जस्ट लाइक वुर्ज रिएक्शंस की रेसिपी सोडियम है तो हम वुर्ज में सोडियम यूज करेंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शंस की रेसिपी में जिंक है तो हम जिंक यूज करेंगे। क्या ये मजाक है या सचमुच में इसके पीछे कोई लॉजिक है? या जो मेरे टीचर ने आंसर दिया था, आप में से कई बच्चों के एजुकेटर ने आंसर दिया होगा और आप कई बुक्स में भी पढ़ते होंगे कि एडोल्फ वुर्ज ने रिएक्शंस कराते टाइम सोडियम यूज किया था, इसीलिए हम भी वुर्ज रिएक्शंस में सोडियम यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या होगा अगर हम मैग्नीशियम को यूज करें, क्या होगा अगर हम जिंक को यूज करें, क्या होगा अगर हम लिथियम को यूज करें या कोई और मेटल को यूज करें। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वुर्ज रिएक्शंस एक्चुअली हो क्या रहा है। वुर्ज रिएक्शंस में देखिए, ये एक एल्काइल हैलाइड है। ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आएगा। ड्राई ईथर का मीडिया रखते हैं। सोडियम 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, बड़ी आसानी से जनरेट करता है, इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलते हैं। इससे एक एल्काइल रेडिकल बनती है, एक्स माइनस अलग होती है। ये एक्स माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद सोडियम कैटायन के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड बनाता है। ईथर में सोडियम हैलाइड इनसोल्यूबल होते हैं तो प्रेसिपिटेट बन के अलग हो जाते हैं। आर कोई भी अल्काइल हो सकता है, एक्स जनरली क्लोरोब्रोमो या आइडो ग्रुप रखा जाता है। जब ऐसे ऐसे रेडिकल्स जो आपस में क्लोज आते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। दो रेडिकल वही ओवरलैप करेंगे, आपस में क्लोज आएंगे, जिनकी मैग्नेटिक स्पिन ऑपोजिट होगी। मतलब इन रेडिकल्स का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होना चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सो दैट कि आपस में कपल अप होंगे। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जनरली जीरो होती है। नाउ दिस इज अ फंडामेंटल वुर्ज रिएक्शंस, राइट? सोडियम यूज करना है, एसिटी परफॉर्म कराना है, ड्राई ईथर का मीडिया लेना है, रेडिकल बनाना है, रेडिकल कपल अप होगा और हमें एक एल्केन मिलेगा, राइट? हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिएक्शंस के कराने के कंडीशंस क्या क्या है, एक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए मेटल्स के लिए, राइट? हम अगर किसी मेटल को यूज कर रहे हैं और अगर हम एसिटी कराना चाहते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वुर्ज रिएक्शंस, तो कुछ तो कंडीशंस होंगे ना उसके। मैंने उसको बड़ी सरल भाषा में इसको लिख दिया है। अगर मैं लिखना स्टार्ट करता तो टाइम आपका बहुत जाता, तो एक नजर डालिए। इसमें एसिटी, जिसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ हो जाना चाहिए। रेडिकल एफिशिएंटली बनाना चाहिए, ऐसा ना हो कि रेडिकल बहुत तेज बनाए जिससे एग्रेसिव रिएक्शंस हो जाए, साइड रिएक्शंस होने लग जाएं, मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स बनने लग जाएं, या इतनी भी धीमी ना हो कि रिएक्शंस को कराने में हमें बहुत लंबा वक्त लग जाए और हम उस मेटल को पर्टिकुलरली डिस्कार्ड कर दें। तो मेटल ऐसा होना चाहिए जो रेडिकल एफिशिएंटली बना सके, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहिए रेडिकल के साथ। जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होंगे, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, जो रेडिकल से ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे खुद को चिपका लेने में। एग्जांपल के तौर पे लिथियम, अगर एल्काइल हैलाइड के साथ लेंगे तो एल्काइल लिथियम बनाना प्रेफर करते हैं। तो मेटल ऐसा भी ना हो कि खुद ही कोऑर्डिनेट कर ले रेडिकल से। अच्छा, और मेटल हेलाइड स्टेबल बनना चाहिए। जैसे हम सोडियम ले रहे हैं तो NaCl NaBr NaI जैसे हेलाइड्स बनने चाहिए। बाय प्रोडक्ट्स में कोई ऐसा मेटल हेलाइड ना बन जाए जो अनस्टेबल हो या थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल ना हो। तो ये भी एक कंडीशंस है। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और इजीली हैंडल किया जाने लायक होना चाहिए। ऐसा भी कोई मेटल ना यूज कर ले जैसे पोटेशियम रुबिडियम जैसे मेटल, जिसको बहुत ही ज्यादा यूज करना डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो, मॉइस्चर से तुरंत रिएक्ट करता हो, हैंडल करने में प्रॉब्लम हो और इंडस्ट्रियली वो प्रैक्टिकल ना कंसीडर करा जा सके। तो मेटल का सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वर्क अंडर इथर्नल कंडीशन, जो इथर्नल मीडिया में आराम से काम कर ले। तो कुछ कुछ मेटल के कंडीशंस हैं, ये सब मेटल हम ऊर्ज में यूज कर सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम समझते हैं। देखो, अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मैग्नीशियम के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है।
तो ये एक एसिटी नहीं 2 एसिटी करता है, और 2 एसिटी करने के बाद ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाता है, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बहुत छोटा होता है और चार्ज डेंस होता है। तो ये क्या करता है, R माइनस को और X माइनस को बहुत जोर से होल्ड करके रखता है। तुमने वो कैप्टन अमेरिका का वो फेमस सीन देखा था जहां पे उसने एक हाथ से छत की रेलिंग पकड़ रखी थी और एक हाथ से पूरा चॉपर को पकड़ के खींच रहा था। उसी तरह से हमारा मैग्नीशियम है, ये एक तरफ से R माइनस को होल्ड करता है, दूसरी तरफ से X माइनस को, और ये खुद को इंसर्ट करा लेता है RX के बीच में और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। ये रिएजेंट थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और बहुत प्यारे कंपाउंड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड बना ले रहा है। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम के पॉलिसी को समझूं तो मैग्नीशियम बोलता है आई डोंट वांट रेडिकल, मेरे को रेडिकल नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा पार्ट बन जाऊंगा, मैं आरएक्स के बीच में घुस जाऊंगा, खुद को इंसर्ट करा लूंगा और ग्रिग्नार्ड बना लूंगा और मैं हेल्पली एक अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड बना सकता हूं। सोडियम की पॉलिसी जस्ट इसके ऑपोजिट है। सोडियम बोलता है भैया तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे हैलोजन के साथ मुक्त कर दो, मैं NaCl NaBr NaI बना के हट जाऊंगा। दोनों मेटल की पॉलिसी अलग अलग है। मैग्नीशियम खुद को अपना हिस्सा बनाना चाहता है हैलाइड का, सोडियम आता है इलेक्ट्रॉन देता है हैलोजन लेके निकल जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली मैग्नीशियम को यूज नहीं करते हैं वुड्स रिएक्शंस में। अच्छा प्रॉब्लम क्या है जिंक में, देखो ऐसा नहीं है कि जिंक मेटल यूज नहीं होते, हमने फ्रैंकलैंड में जिंक को होते हुए देखा है, फ्लुएंट रिएक्शंस में हमने जिंक को होते हुए साइक्लोप्रोपेन बनाते हुए देखा है। पर जिंक के साथ प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा लेस रिड्यूसिंग होता है, एसिटी उतना ज्यादा फास्ट नहीं होता। अगर तुम कंपेयर करो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो सोडियम में 2.71, मैग्नीशियम में 2.37 और जिंक में ये बहुत कम है -0.76 वोल्ट, मतलब बहुत लेस रिड्यूसिंग है, एसिटी बड़ी आसानी से परफॉर्म नहीं हो सकता। बट ये करता क्या है, धीरे धीरे आरएक्स के बीच में इंसर्ट होता है, हैलोजन को हटा के ये एल्काइल जिंक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, जैसा तुम क्लेमेंसन्स में देखा करते थे, जिंकोइड कंपाउंड बनाता है। तो इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी अलग है। फ्रैंकलैंड ये जरूर करता है पर ये स्लोली करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है कि मैं आऊंगा और मचा डालूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है पर बहुत बढ़िया चॉइस नहीं है, इसी वजह से हम जिंक को भी ऊर्ज में यूज नहीं कर सकते। आगे आते हैं लिथियम, नाउ ये गेम ओवर कर देगा। ये बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है, मचा डालने वाला एलिमेंट है। अगर तुम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेक करो तो -3.04 वोल्ट है, अमेजिंग है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इसके साथ कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये डीहैलोजिनेशंस करा सकता है, खुद को इंसर्ट कर सकता है, मल्टीपल एसिटी करा के रिएक्शंस को बैलेंस बिगाड़ के बूम करा सकता है। प्रॉब्लम है एलिमिनेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली लिथियम के साथ ऑब्जर्व होते हैं, डीहैलोजिनेशंस भी ऑब्जर्व होते हैं और खुद घुस जाता है अंदर में। तुमने कोरेहाउस सिंथेसिस में देखा था ना, वहां पे तुम क्या देखते थे, आरएक्स में लिथियम डालते थे, खुद ही घुस के बॉन्ड बना लेता था। भाई मैं जिस काम के लिए तुम्हें भेजा तुम खुद गए, खुद ही जाके मेटल और हैलोजन के बीच में घुस के हैलोजन को निकाल के बॉन्ड बना लिए। भाई मतलब थोड़ी शर्म है मतलब क्या कर रहे हो तुम खुद ही ऑर्गेनोलिथियम बना लिए। तो इस वजह से लिथियम के साथ भी मजा नहीं आ रहा, मतलब जो काम करने के लिए भेजा गया वो नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा है। और अगर इसको याद दिला रहे भैया तुम्हें कपलिंग करानी है तो ये उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, एलिमिनेशंस का भी, डीहैलोजिनेशन का भी, मेटल हैलोजन एक्सचेंज बहुत अटपटा सा काम करता है। तो इतना ज्यादा एनर्जेटिक और इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक बंदा नहीं चाहिए, थोड़ा शर्म रखो यार, थोड़ा आराम से, क्या इतनी हड़बड़ी है। तो लिथियम के साथ गेम ओवर है भाई, उसका इमोजी भी फिट मैंने बनाया है, तुमको अच्छा लगा तो लाइक करना इमोजी को, ठीक है। अच्छा पोटेशियम, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब देखो पोटेशियम के साथ क्या है ना, ये न्यूक के जैसा है, मतलब एक बार अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे गिरा दिया तो बस मामला तंग है, फील्डिंग सेट हो जाएगी भाई, पोटेशियम सब कुछ सेट कर देगा। पोटेशियम के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है, बहुत रिएक्टिव है, वायलेंट है, ये फ्रीक्वेंटली आग पकड़ लेता है, हर छोटी छोटी बात पे मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करके आग पकड़ लेता है, इथर विथर डाल के कंट्रोल करा जाए किसी तरीके से तो भी बड़ी प्रॉब्लम है।
बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ ऑपरेट करने से पहले मैं 100 बार सोचूं लैब में, अगर मुझे एल्काइल हैलाइड के साथ ऑपरेट करना है। बड़ा ही ज्यादा खतरनाक और वायलेंट रिएक्शंस देता है। इसका एक्सप्लोसिव बिहेवियर है मॉइस्चर के साथ, और डेंजरस और डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। मतलब यार ऐसी चीज को यूज करना जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और बहुत ज्यादा आक्रामक नेचर का हो, मैं नहीं कराऊंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। ऐसा मेटल यूज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो तुमने ब्यूटाइल लिथियम देखा है, फिनाइल लिथियम देखा है, डाइमिथाइल कैडमियम देखा है, ग्रिग्नार्ड देखा है, एल्काइल जिंक देखा है, मर्क्यूरी के ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड देखे हैं, पर तुमने कभी ऑर्गेनो पोटेशियम कंपाउंड सुना है? दिस इज टू रेयर, बहुत रेयर होते, बहुत रेयर। मतलब ये मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर में रहेंगे ही नहीं, इनका आयनी कैरेक्टर ही डोमिनेंट होगा। फिर तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑर्गेनो सोडियम में जहां 78 to 80% तक आयनिक कैरेक्टर होता है, वो पोटेशियम बना देंगे तो 90, 95, 98% तक आयनिक पकड़ लेगा भाई। तो उतना ज्यादा खतरनाक ऑर्गेनोमेटेलिक बना के कौन सर का दर्द ले इसके साथ। इसीलिए भाई पोटेशियम से दूरी बना के रखो, है ना, मास्क लगा के रखो, कोविड वाला डिस्टेंस है पोटेशियम से। पोटेशियम यूज नहीं कर देंगे। सोडियम स्वीट स्पॉट पे है, सोडियम बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। मैं समझाता हूं कैसे। पहली बात, ये इजीली सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इसके साथ रिएक्शंस बहुत ही बैलेंस होता है, बैलेंस वे में रिएक्टिव है, और अगर आरएक्स के साथ मिलाते हैं तो कोई आक्रामक या विस्फोटक रिएक्शंस नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोडियम हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड बनाता है, और ये जो कंपाउंड होते हैं ना, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ईथर में, इनका हाई लैटिस एनर्जी होता है जो इसकी मेजर ड्राइविंग फोर्स है। आपने कभी ऊर्ज को ऐसे नहीं देखा होगा कि ऊर्ज में NaX बनना एक हाई लैटिस एनर्जी वाले कंपाउंड की वजह से मेजर ड्राइविंग फोर्स है। ये रेडिकल को सुटेबल रेट पे जनरेट करता है, ना तो बहुत ही ज्यादा तेज है ना ही बहुत ही ज्यादा स्लो है। रेडिकल आपस में चिपकते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच के थ्रू एल्केन बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएक्शंस में जो NaCl, NaBr या Na बनता है ना, वो ड्राई ईथर में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन होने की वजह से ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड ड्रिवन हो जाती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को फॉरवर्ड ड्राइव करता है। तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है। आपने क्या ऐसे कभी सोचा था वुर्ज रिएक्शंस को? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि वुर्ज रिएक्शंस को जब एडोल्फ वुर्ज ने कराया था 1855 में, तो उसने सोडियम क्यों लिया था? क्या इसका कोई हिस्टोरिकल रीजन भी है, कोई ऐतिहासिक कारण भी है? देखिए मैं वो भी लेके आया हूं। हाँ, जैसा कि मैंने बोला, चार्ल्स एडोल्फ वुर्ज ने 1855 में सोडियम यूज करा था। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम ना मोस्ट कॉमन और रिलेटिवली एक्सेसिबल मेटल था दैट टाइम। मतलब अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, तो इसमें सोडियम 18th और 19th सेंचुरी में बहुत कॉमनली अवेलेबल होता था, तो मिल जाता था आराम से। लिथियम बड़ा महंगा था उस टाइम, 18 और 1800 1900 सेंचुरी में इसको ढूंढ पाना, निकाल पाना, इसके एक्सट्रैक्शंस कॉम्पेरेटिवली डिफिकल्ट थे, इसके वजह से कॉस्टली होता था, महंगा होता था। पोटेशियम उस टाइम बहुत हजार्डस माना जाता था, इतना ज्यादा टेक एडवांस नहीं था, हैंडल करना, इसको इंडस्ट्री में बनाना, इसके साथ ऑपरेट करना और प्रैक्टिकल करना वाज टू डिफिकल्ट। यू गॉट माय पॉइंट। इसीलिए पोटेशियम को हम अवॉइड करते थे। तो सोडियम एक बहुत ही बढ़िया सा 18th और 19th सेंचुरी में स्टैंडर्ड मेटल होता था, जिसका यूज करते थे रिडक्शंस और एसिटी कराने में। मतलब आप समझो, एडोल्फ भैया को खुद नहीं पता होगा कि इतने सारे मेटल के साथ क्यों यूज नहीं करते। एडोल्फ भैया ने सोच लिया कि भैया सोडियम सबसे कॉमन मेटल है, कड़ा के देखते हैं, कड़ा के देखा, फिट बैठ गया, और आज के जमाने में भी सोडियम ही सबसे बेस्ट कंसिडर करा जाता है ना। फ्रैंकलैंड से बढ़िया वुड्स रिएक्शंस होता है, आप सबने ये बात अपने हाई स्कूल डेज में पढ़ी होगी। तो मेरे टीचर ने जो चाय और कॉफी की बात की थी, शायद इसी स्लाइड को देख लिया होगा टाइम ट्रेवल करके, और उन्होंने ऐसी बात बोली होगी, राइट। तो ओवरऑल देखो, मुद्दे की बात यही है, कंक्लूजन पार्ट यही है, वुड्स रिएक्शंस में सोडियम को यूज करना कोई एक तुक्का नहीं था। एक्चुअली में ये एक वैलिड और लॉजिकल रीजंस के ऊपर बेस्ड है। आज भी हम सोडियम को ही बेस्ट मेटल मानते हैं इस पर्टिकुलर एसिटी को कढ़ाने के लिए, चाहे वो बैलेंस्ड अप्रोच हो, चाहे वो मैकेनिज्म हो, चाहे इजी टू हैंडल हो, या सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शंस हो, या ड्राइविंग फोर्स रिलेटेड NaX वाला मैटर हो, हर केस में सोडियम बेस्ट है। आई होप समझ रहे होगे। अच्छा, एक चीज और, आप में से अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप कहाँ पढ़ाते हो, हम आपको नहीं जानते। भाई मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे होती रहती हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आ सकते हो। अभी ना ये वाली चीज चल रही है 80th इंडिपेंडेंस डे वाला, JEE 2027 का, इसकी सारी जानकारी एंड एवरीथिंग मैं पिन कमेंट में दे दूंगा।
ये जो चीज है ना 10th से स्टार्ट होते हुए 15 तक चलेगा, 10 से 15 तक। और जो फर्स्ट 80 लकी विनर्स होंगे उसको 100% तक का फ्री रिफंड भी मिलेगा। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें, आप लोग अगर आना चाहें, बिल्कुल आ सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आपको मेरे सारे कोर्सेज एंड एवरीथिंग वहां पर अवेलेबल होंगे। पिन कमेंट में सारी जानकारी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी है। हमारे साथ आइए, कोड यूज करिएगा ARTLINK एक्सप्लेन्स। आपसे मुलाकात जल्दी होती है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और क्लासेस में जुड़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।